गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में MA चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस के विषय में बताया हुआ था, उसी क्रम में मैं आज आपको MA समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र जो अनिवार्य विषय है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत में आपको महत्वपूर्ण सिद्धांतकारी हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांतवादी हैं, उसमें समाजशास्त्री हैं, उनमें हम आज हेराल्ड गारफिंकल जी की चर्चा करना चाहते हैं। तो आप कृपया हेराल्ड गारफिंकल के सिद्धांत को जानें, मैं ऐसा चाहता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेराल्ड गारफिंकल ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु हाल के ही दशकों में हुई है, मतलब 21 अप्रैल 2011 को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेराल्ड गारफिंकल जी अमेरिका के मूल निवासी थे। इनके जो सिद्धांत थे वो मूल रूप से कैलकाट पार्सन्स जी और अल्फ्रेड शुल्क से ज़्यादा प्रभावित थे। इनके सिद्धांत जो थे वो कैलकाट पार्सन्स एवं शुल्क जी जो हैं फिल्मोलॉजी के बारे में बताए हुए हैं। शुल्क जी के भी सिद्धांत को मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आपको इनके क्रम में हम सिर्फ एक उदाहरण के रूप में कह रहे हैं। शुल्क जी इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्हीं के सिद्धांतों को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। यह एक सूक्ष्म समाजशास्त्री थे। अच्छा, आपको कभी कभी लगता होगा कि कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि सूक्ष्म समाजशास्त्री थे ये व्यक्ति, और कोई समाजशास्त्री को आप सुनते होंगे ये वृहद समाजशास्त्री थे। आखिर ये सूक्ष्म और वृहद समाजशास्त्री मीन्स होता क्या है? आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सूक्ष्म समाजशास्त्री या वृहद समाजशास्त्री होते क्या हैं। समाजशास्त्र जो है दो खंडों में बटा, जहाँ एक तरफ सूक्ष्म समाजशास्त्री थे और दूसरी तरफ वृहद समाजशास्त्री थे। सूक्ष्म समाजशास्त्रियों के अंतर्गत आते थे गारफिंकल महोदय, शुल्क, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर इत्यादि। आप काफ़ी हैं, आपको समझने के लिए चालू के दे रहा हूँ। यहाँ पे बृहद समाजशास्त्रियों में इमाइल डोर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये वृहद समाजशास्त्रियों के अंतर्गत आते थे। अब बात आती है कि आखिर सूक्ष्म समाजशास्त्री होते क्या हैं। सूक्ष्म समाजशास्त्री जो थे अवलोकन विधि के द्वारा अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते थे या सिद्धांतों का निर्माण करते थे। अवलोकन विधि के द्वारा मतलब ये किसी छोटे क्षेत्र में जाते थे, किसी समूह में जाते थे, वहाँ जाके ये अध्ययन करते थे और वहाँ के लोगों से आपसी बातचीत, पारस्परिक क्रिया हेराल्ड गारफिंकल जी के जो सिद्धांत थे वो पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत थे। पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत ये अपने सिद्धांत का निर्माण किए थे। कि मैंने बोला ना, सूक्ष्म समाजशास्त्री के जो क्रिया थे वो पारस्परिक क्रिया करते। ये किसी समूह में जाके थे, किसी क्षेत्र में जाके थे, वहाँ पे लोगों से मिलते थे, जुलते थे। अवलोकन विधि के द्वारा ये पारस्परिक क्रिया करके वहाँ पे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। मतलब इनके सिद्धांत जो थे बहुत ही लघु क्षेत्र में होते थे। लघु क्षेत्र का मतलब एक छोटे से एरिया में होते थे। वहीं पे ये अवलोकन विधि के द्वारा अपने क्षेत्र को, वहाँ के चीज़ों का अध्ययन करते थे और सिद्धांत का निर्माण करते थे। उसी क्रम में वृहद समाजशास्त्री क्या है, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि वृहद मीन विस्तृत एरिया, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में जाके अपने अध्ययन को किया करते थे और सिद्धांतों का निर्माण करते थे। इनके जो सिद्धांत होते थे बहुत ही बड़े स्तर पे होते थे। ये किसी एरिया में नहीं जाते थे, ये पूरे समाज को लेके थे, समाज को लेके उनमें सिद्धांतों का निर्माण करते थे। इसीलिए इन सभी सिद्धांतकारों को क्लासिकल सिद्धांतवादी भी कहते हैं।
ये क्लासिकल सिद्धांतवादी थे। अच्छा, अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सिद्धांत को माना जाता है तो इन क्लासिकल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म समाजशास्त्री जो अध्ययन करते थे, ज़रूरी नहीं होता था कि उनको जो भी चीज़ें पारस्परिक वार्तालाप से जो भी चीज़ें मिलती थी वो सही ही हो सकता था कि वो लोग समझ जाते थे कि इनके आने से मतलब ये समाजशास्त्री ये जाके कि हम किसी एरिया में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, अगर किसी को पता चले मतलब शुद्धता नहीं होती थी इनके जांच पड़ताल में। क्योंकि अगर किसी समूह को मालूम चल जाता था कि ये आए हमारे विषय में जानने के लिए अच्छे में, तो बनावटी बातें भी कर देते थे, क्योंकि इनके जो सिद्धांत थे जाके टिकाऊ नहीं माने जाते थे। लेकिन बृहद समाजशास्त्री जो होते थे ये न जाने किस तरह से कैसे बहुत ही गहराई से किसी क्षेत्र का अध्ययन करते थे, पूरे समाज का अध्ययन करते थे और अपने सिद्धांत का निर्माण करते थे। तो अब आपको समझ में आ गया कि सूक्ष्म समाजशास्त्र, बृहद समाजशास्त्र है क्या। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हेराल्ड गारफिंकल जी का ही। हेराल्ड गारफिंकल जी के जो विचार थे वो पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत थे। अब पारस्परिक क्रिया क्या होती है? पारस्परिक क्रिया वो क्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया मीन्स बातचीत, हाव भाव, व्यवहार, ये सभी करते हैं, तो उससे वो अपना गेम प्रतिगेम का सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अच्छा, पारस्परिक क्रियावादी विचारधाराओं में आपको मैंने बता ही दिया कि अल्फ्रेड जी थे, गारफिंकल जी थे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे, ब्लूमर थे, ये सभी जितने भी सिद्धांतवादी थे सूक्ष्म समाजशास्त्री वो पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत सिद्धांत का निर्माण करते थे। अच्छा, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द स्टडी ऑफ मेथडोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ये 1967 में आई थी। अच्छा, अब बात आती है कि इथनोमेथडोलॉजी है क्या। इसको हम एक वृत्तांत के तहत आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए डॉक्टर का परामर्श का कमरा है, ठीक है, और डॉक्टर एक जगह बैठे हुए हैं। एक मरीज़ पहुंचता है पेट को पकड़ते हुए, डॉक्टर दरियाफ्त करता है कि आपको क्या हुआ। तो मरीज़ बोलता है, डॉक्टर साहब मैं अपने जाति में विवाह के दौर से गुजर रहा हूँ, इस समय जगह जगह पे जा रहा हूँ, व्यंजन अच्छे अच्छे खा रहा हूँ, नमकीन, मीठा, ये सभी चीज़ें मैं खा रहा हूँ और आज मैं पेट दर्द से पीड़ित हूँ। तो डॉक्टर व मरीज़ के बीच ये जो वार्तालाप हुई, यही तो गारफिंकल की क्या थी, डॉक्यूमेंट्री मेथड थी। यही जो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो संवाद हुए ये क्या थे, ये और कुछ न होकर गारफिंकल की विषय वस्तु थी। डॉक्टर और मरीज के बीच जो वार्तालाप हुआ यही तो उनकी विषय वस्तु थी इस पुस्तक की। गारफिंकल इस तरह की बातचीत को डॉक्यूमेंट्री मेथड कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री मेथड कहते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्री मेथड है क्या, इसको हम आगे बताएंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि गारफिंकल इस तरह के वार्तालाप जिसे वे डॉक्यूमेंट्री मेथड कहते थे, लोगों के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाकर और उसे समझने की कोशिश करते थे। डॉक्टर और मरीज के बातों के पीछे एक सामाजिक प्रतिमान होता है, ऐसा गारफिंकल जी ने कहा। अच्छा, सामाजिक प्रतिमान होता है, बोलते हैं कि सामाजिक प्रतिमान के बारे में टालकाट पार्सन जी ने चर्चा किया है। इसको आपने बीए के स्तर पे या एमए फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, पार्सन जी के सिद्धांत को, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा इनके सामाजिक प्रतिमान के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रतिमान यह है कि समाज में शादी विवाह के अवसर पर लोग खूब खान पान करते हैं और यही एक बीमारी की समाजशास्त्री वजह बन जाती है, बीमारी का सामाजिक कारण बन जाता है। गारफिंकल इसे ही कहा गया द स्टडी ऑफ इथनोमेथडोलॉजी कहते हैं। अच्छा, गारफिंकल पहले विचारक थे जिन्होंने द स्टडी ऑफ इथनोमेथडोलॉजी के बारे में
लिखा है और जनविधि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इकोनोमेट्रोलॉजी का मतलब है जनविधि सिद्धांत। इनके सिद्धांत जो थे पार्सन जी के क्रियावादी सिद्धांत से रिलेटेड थे और ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। और अल्फ्रेड शोल्ट्ज़ जी जो थे इनके गुरु थे, इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने अपनी पीएचडी भी की हुई है। अच्छा, गार्फिंकल ने जो कुछ भी लिखा है उसे इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, द स्टडी ऑफ इकोनोमेट्रोलॉजी, जो 1967 में आई हुई थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें तो गार्फिंकल जी जो थे, हेराल्ड गार्फिंकल जी थे, वो न प्रकारवादियों से मतलब रखते थे, न संघर्ष से इनका कोई ताल्लुकात था, संघर्षवादी से जानकारी जैसे बताया कि मैंने कार्ल मार्क्स हुए, और न इनका किसी बृहद समाजशास्त्री, कुल मिलाकर इनका बृहद समाजशास्त्री जितने भी थे उनसे दूर दूर तक नाता नहीं था। ठीक है, अब आते हैं हम इनके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर। इनके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पे आते हैं। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, इनके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पे आते हैं। गार्फिंकल जी ने तर्क दिया कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, लोग उसका जो अर्थ निकालते हैं वह अर्थ सबका अर्थ होता है, संयुक्त होता है, और वह यह संयुक्त अर्थ ही दुनिया को बनाता है। जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल के तहत आपको बताएं कि अगर एक आदमी कहता है कि गाय घास खाती है, तो ये तो लोगों का तर्क हुआ कि गाय घास खाती है, यही तो अर्थ है। इस अर्थ को संयुक्त रूप से सभी लोग मानते हैं और यही वास्तविक दुनिया है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं कि आखिर एथनो मैथोडोलॉजी जनविधि सिद्धांत है क्या, जनविधि है क्या। शब्द के तर्क में अगर हम देखें तो जनविधि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जन प्लस विधि। जन मतलब हो गया लोग, अब विधि का मतलब हो गया मेथड या तरीका। ठीक है, मेथड लोग, और जन का मतलब हो गया लोग, और विधि का मतलब हो गया मेथड या तरीका। अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आम लोगों को दुनिया को समझने का जो तरीका अपनाते हैं वही तो जनविधि है। आम लोग जो दुनिया को समझने का जो मेथड अपनाते हैं वही तो जनविधि है। अगर गार्फिंकल के सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें कहना चाहिए कि लोग आपसी बातचीत के माध्यम से वास्तविक दुनिया समझना चाहते हैं और इससे बातचीत में लगे लोग लगभग एक ही अर्थ लगाते हैं। मतलब कि लोग आपसी बातचीत के जरिए जो वास्तविक दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, और इसमें बातचीत में लगे लोग लगभग एक ही अर्थ लगाते हैं। इसे आपको एग्जाम्पल समझाएं तो और बेहतर समझ में आएगा। अगर यह कहा जाए कि अपने पड़ोस में आग लगी है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? अग्निशमन को बुलाने की बात करेंगे आग बुझाने के लिए। अब वे अग्निशमन लाने की बात करेंगे वही। यह सब तो संयुक्त अर्थ ही है ना।
आग लगने का अर्थ कोई फूल खिलने से तो लगाएगा नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर एक पड़ोस में हमारे आग लगी हुई है तो लोगों की धारणा होगी कि जल्द से जल्द अग्निशमन को बुलाया जाए। कोई ये थोड़ी कहेगा कि आग लगी है और कहीं फूल खिला है उसका अर्थ समझे। तो यही तो संयुक्त अर्थ है। अतः यही संयुक्त अर्थ ही वास्तविक दुनिया है, जो दिन प्रतिदिन की दुनिया है। तो जन विधि का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि दिन प्रतिदिन के दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं होती है पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत, वही जन विधि सिद्धांत होते हैं।